नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह पर हुआ इतिहास लेखन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इतिहास लेखन से मेरा तात्पर्य यही है कि 1857 के विद्रोह पर किन किन पुस्तकों की रचना हुई है। हम बात करेंगे विदेशी इतिहासकारों की और भारतीय इतिहासकारों की, है ना। यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार भी हम देखने वाले हैं और भारतीय इतिहासकार भी हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी और भारतीयों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी। इसी के साथ हम देखेंगे एक पाकिस्तान के भी राइटर है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है उसकी भी बात करेंगे। तो कुल मिला के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति पर, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। लेक्चर बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है दोस्तों, देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। और साथ ही साथ जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो इसमें कवर हो जाएगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत रह गई होगी तो वो बात अलग है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सारी इसमें कवर होने वाली है। तो अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है क्लास 1857 के विद्रोह की 7th नंबर क्लास। इसके बाद में विद्रोह के स्वरूप पर एक क्लास लेंगे और उसके बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक क्लास ले लेंगे और फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह पर इतिहास लेखन में ब्रिटिश इतिहासकारों को, कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने कौन कौन सी बुक्स जो है वो लिखी है। ठीक है, तो जिसमें अगर बात करें सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रिटिश इतिहासकारों में हम देखें तो जे डब्ल्यू केई एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया। ये बुक किसकी है? जे.डब्ल्यू.केई की है। ये बुक जो लिखी जाती है ये लगभग 1864 ईस्वी के आसपास, है ना, याद रखना 1864 ईस्वी के आसपास ये बुक लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसी पुस्तक का, यानी कि जे.डब्ल्यू.केई की ही बुक है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया, इसी पुस्तक का संशोधित रूप तैयार होता है ना। यानी कि इसी पुस्तक को संशोधित रूप से तैयार करने वाले कौन थे? जी.बी. मेलिसन ने इसी बुक को जो है संशोधित किया। और यह संशोधन किया इन्होंने लगभग 1878 से 80 के दौरान, यानी कि 1878 से 1880 के दौरान जो है संशोधित रूप जो है पेश करते हैं जी.बी. मेलिसन। क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-58, यानी कि इसी पुस्तक का संशोधित रूप है ये, याद रखना। इसी के साथ में मेलिसन जो है वो कलकत्ता से रेड पैम्फलेट, है ना, रेड पंफलेट भी जारी करते हैं जिसमें डलहौजी की और केनिंग की नीतियों की आलोचना भी की गई है, याद रखना। यह पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, किसकी है? जी.बी. मेलिसन की है। यहां पे दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको, जी.बी. मेलिसन की ये बुक है और ये टोटल 6 वॉल्यूम्स में जो है प्रकाशित होती है। ठीक है ना, 6 वॉल्यूम में प्रकाशित होने वाली बुक है, याद रखना। रेड पैम्फलेट मेलिसन द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित करवाया जिसमें डलहौजी और केनिंग की आलोचना की गई है। 2 बुक्स हो चुकी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम। देखिए, टी बी लॉरेंस ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 6 ईयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम 1854 टू 1860, बीइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ए प्राइवेट डायरी विद ए ग्लिम्पस ऑफ द रिबिलियन ऑफ 1857-58। यानी कि यह पुस्तक लिखी गई है किसकी? जी.बी. लॉरेंस की। 6 ईयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम 1854 टू 1860। इतना याद रख लो ना, ये बाकी आगे की बात है, इतना याद रख लो, 6 ईयर इन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, 6 ईयर इन द नॉर्थ वेस्ट, ये पुस्तक तो लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी गई है टी.बी. लॉरेंस द्वारा। लेकिन एक 9 ईयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक और बुक है, वो भी याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। 9 ईयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। एक मिनट रुको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया कब से कब तक है ये 1854 से 1863, यानी 9 साल हो गए ना पूरे। चलिए, तो 9 ईयर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है सर सिडनी कॉटन। ठीक है, सर सिडनी कॉटन 9 ईयर्स और टी.बी. लॉरेंस 6 ईयर्स। ठीक है,
दोनों ही 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड जो है पुस्तक है। सर सिडनी कॉटन वाली 9 ईयर है, टीबी लॉरेंस वाली जो है ये है 6 ईयर्स। उसके बाद में देखिए टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स ने एक पुस्तक लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ये लगभग 1898 से लगभग 1900 के आसपास जो है प्रकाशित होती है। 1898 जो है डेट आती है। तो आप तो बुक का नाम याद रखिए, आपसे ये शायद ही पूछा जाए कि कब प्रकाशित हुई, आप तो बुक का नाम याद रखिए। ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, यहां पर आपको दिख रही है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ठीक है ना। ये है टी.आर.ई. होम्स। इसका पूरा नाम क्या है, उसके बाद में द डिस्टेंस विद अकाउंटिंग, ये पूरा बड़ा नाम है, आप तो बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, है ना। अमंग द सिविल पॉपुलेशन करके ऐसा कुछ है नीचे, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतना याद रखना, टी.आर. होम्स की पुस्तक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास लेखन की बात करें तो जिसमें एक है विलियम डेलरिम्पल, जो लिखते हैं द लास्ट मुगल। 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय हम जिसे कह देते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857, ठीक है। विलियम डेलरिम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये लगभग 2006 के आसपास, है ना, ऐसा बताया जाता है भाई, लगभग 2006 के आसपास जो है प्रकाशन में आती है। आपको ये याद नहीं रखना है कब प्रकाशन में आती है, आपको तो बुक याद रखनी है, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857। इसी के साथ में द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये मार्क्स और एंगल्स, है ना, जर्मन दार्शनिक मार्क्स और एंजल्स लिखते हैं। यहां पर आपको नाम भी दिख रहा होगा, मार्क्स और एंजल्स। ये क्या लिखते हैं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, मार्क्स और एंजल्स। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास लेखन हुआ है, याद रखना। उसके बाद हम भारतीय इतिहास लेखन करेंगे। विलियम डेलरिम्पल वाली बुक तो मैंने भी पढ़ी है, यहीं कहीं रखी होगी। ये देखिए, ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है ना। विलियम डेलरिम्पल का है आखिरी मुगल करके है, एक साम्राज्य का पतन दिल्ली 1857। अनुवाद इसका किया है जकिया जहीर ने, है ना, और ये ब्लूम्सबरी प्रकाशन से है, ठीक है ना। तो ये पुस्तक है, काफ़ी मोटी है और इसमें बहुत रोचक तरीके से इसे पेश किया गया। इसमें देखिए फोटोज भी है, आपको यहाँ बहादुर शाह जफर की फोटो दिख रही है, उसके लास्ट के अंतिम दिन के जो दयनीय दिन है वो भी दिखाए गए हैं यहाँ पर तस्वीर में, है ना, आपको शायद दिख रहा होगा। ये वृद्धावस्था के अंदर है जफर, ठीक है। तो कुछ पढ़ी है, कुछ पढ़नी बाकी है। चलिए, तो विलियम डेलरिम्पल की पुस्तक है, याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आइए, अब हम कुछ भारतीय इतिहासकारों की बात करेंगे, कुछ भारतीय पत्र और पत्रिकाओं की भी बात करने वाले हैं जो कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले भारतीय लेखकों में हम देखेंगे, सबसे पहले कुछ पत्र देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ पत्र देखेंगे तो देखिए, बहादुर शाह के शाही अखबार नवीस, जिसका नाम था चुन्नी लाल। चुन्नी लाल क्या बोलते हैं, चुन्नी लाल के अनुसार विद्रोह से पूर्व 3 अखबार निकलते थे। एक है दिल्ली अखबार, एक है सादिकुल अखबार और एक है सिराजुल अखबार, ठीक है। दिल्ली उर्दू अखबार था ये, है ना, इसको दिल्ली उर्दू अखबार भी कह सकते हैं या दिल्ली अखबार कह दीजिए। ऐसा बताया जाता है भाई, उर्दू भाषा का जो है दिल्ली का ये पहला अखबार था, है ना। तो दिल्ली अखबार है, सादिकुल अखबार है और सिराजुल अखबार है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कौन, अखबार नवीस है बहादुर शाह के शाही चुन्नी लाल। ये बोलते हैं भाई 3 अखबार निकलते थे। अब देखिए, आइए बात करते हैं। देखिए, सिराजुल अखबार की बात करें तो ये एक शाही अखबार था, है ना, शाही अखबार यानी बादशाह की तरफ से जारी किया जाता था, ठीक है। फारसी भाषा में ये प्रकाशित होता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाषाएं, ठीक है, और बादशाह की तरफ से ही छपता था, ठीक है। उसी के बाद में सादिकुल अखबार है, सबसे गर्म, मुंहफट और अंग्रेज विरोधी अखबार था, याद रखना। अब इसकी भाषा कहीं कहीं तो है, वैसे प्रमाणिक पुस्तकों में तो फारसी भाषा दिया गया है, कहीं कहीं गूगल करने पे मैंने ये भी पाया कि उर्दू भाषा में भी इसको बताया गया है, ठीक है। उर्दू फारसी भाषा में ही प्रकाशित होता था, फारसी मुख्य रूप से। आप देखिए, तो ये गर्म था काफ़ी, मुंहफट और अंग्रेज विरोधी था। गर्म यानी कि एकदम, वो कहते हैं ना, भावनाओं को भड़का दे, ऐसा अखबार था ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और दिल्ली अखबार जो है ये उर्दू में प्रकाशित होता था, इसको दिल्ली उर्दू अखबार भी कहते थे। ऐसा बताया जाता है कि इसका आगे चलकर नाम बदल जाता है, नाम हो जाता है इसका अखबार उज जाफर। आगे चलकर इसका नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ऐसा बताया जाता है अखबार उज जाफर, यानी कि बहादुर शाह जफर को श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना, यानी बहादुर शाह जफर, जाफर यानी वही जफर, है ना, तो उनके नाम पर जो इसका नाम बदल जाता है आगे चलकर, है ना। चलिए
उसके बाद में लखनऊ से कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, तिलिस्मे लखनऊ तथा सिहरे सामरी, याद रखना लखनऊ से, है ना, इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि 1857 की क्रांति में दलितों का योगदान, है ना, तो जिसमें मैंने माता दीन वाल्मीकि के बारे में बताया, माता दीन भंगी और पूरन पासी है ना, और मक्का पासी है ना, इनकी हमने बात की थी, और झलकारी बाई की बात की थी। तो उसमें एक और दलित है, लखनऊ का अगर नाम आया तो लखनऊ से मुझे याद आया, लखनऊ में उदा देवी पासी, क्या नाम था, उदा देवी, याद रखना, उदा देवी पासी, ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं, लखनऊ की स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, ये अखबार, चलिए, है ना, ये मैंने अलग से लिखा है, इन अखबारों से रिलेटेड नहीं है, अलग से लिखा है मैंने, ठीक है, याद रखना। उदा देवी पासी जो है, उदा देवी पासी जो है वो लखनऊ की थी, और ऐसा बताया जाता है ये भी जो है सैनिक वेश में, पुरुष सैनिक वेश में आकर जो है विद्रोहियों का इसने सामना किया था, ठीक है। तो उदा देवी पासी जो है वो भी दलित वर्ग की थी, और वो भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शायद ये नाम मैंने नहीं लिया था, तो अभी लखनऊ याद आया तो लखनऊ से मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखिए, तिलिस्मे लखनऊ और सिहरे सामरी, ये लखनऊ से जो है प्रकाशित होने वाले क्या थे, पत्रिकाएं थी। आगे देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पयामे आजादी। पयामे आजादी क्या है ये, बेदार बख्त द्वारा संपादित समाचार पत्र है ये। भाई संपादक कौन था इसका, बेदार बख्त था। कहां से संपादन होता था, दिल्ली से संपादन होता था, हिंदी व उर्दू भाषा में संपादन होता था। विद्रोहियों का अभियान गीत, एक जो विद्रोही थे उन्होंने एक गीत बनाया, अभियान गीत, है ना, मोटिवेट होने के लिए। क्या बनाया, हम है इसके मालिक, यह हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। सर्वप्रथम इसी अखबार में छपा था। इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। पयामे आजादी के अंदर ये सर्वप्रथम छपता है, और इसे अजीमुल्ला खां का संरक्षण भी प्राप्त था। अजीमुल्ला खां का संरक्षण प्राप्त था पयामे आजादी को, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी बेहतरीन क्लास जो है आपको नहीं मिलेगी, है ना, शानदार क्लास है, क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। 1857 की क्रांति से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग बुक्स मैंने कवर करी है, ठीक है। वैसे तो और बहुत सारी बुक्स है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बुक्स कवर की है। आइए आगे देखते हैं। टू नेटिव नैरेटिव्स आएगा यहाँ, ये न है ना, ये न है, ठीक है, ये न है। टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली, इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए, मुंशी जीवनलाल व मोइनुद्दीन हसन की डायरी थी, यानी मुंशी जीवनलाल ने और मोइनुद्दीन हसन ने, इन्होंने डायरी लिखी दोनों ने, ठीक है। और ये दोनों जो है ये अंग्रेज भक्त हुआ करते थे, दोनों ही क्या थे, अंग्रेज भक्त थे। इन्होंने अपनी डायरी जो है वो अंग्रेजों को सौंप दी, ठीक है। चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ ने अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया। अब देखिए, अगर अंग्रेज भक्त थे तो अंग्रेजों के पक्ष में ही लिखेंगे, है ना, विरोध में तो नहीं लिखेंगे, अंग्रेजों के पक्ष में लिखेंगे। और इसीलिए फिर अंग्रेज ने, मैटकॉफ नामक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया। क्या नाम है, टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली 1898, ठीक है। चलिए, यहां लिखा है चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ, ठीक है। हसन निजामी ने इसे गदर की सुबह व शाम नाम से उर्दू में अनुवाद किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली को अलग से अनुवादक यानी कि उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन थे, हसन निजामी थे। गदर की शाम व सुबह, ठीक है, याद रखना। आओ भाई और देखो नेक्स्ट, खदंगे गदर। खदंगे गदर ये मैं आपको बीच में जब मैंने क्लास शुरू की थी तब भी पढ़ा चुका था। मोइनुद्दीन हसन की पुस्तक है खदंगे गदर, जिसका मतलब होता है विद्रोह का तीर, है ना, एक प्रकार या विद्रोह की आंधी, है ना, ऐसा कुछ इसका अर्थ होता है। खदंगे गदर जो है मोइनुद्दीन हसन, उर्दू में प्रकाशित होती थी ये पुस्तक, यानी कि उर्दू की पुस्तक थी ये। चार्ल्स मैटकॉफ के कहने पर लिखी गई थी, क्योंकि अंग्रेज भक्त थे ये, तो चार्ल्स मैटकॉफ के कहने पर लिखते हैं। चलिए, माझा प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से मराठी भाषा के अंदर है। पंडित विष्णु भट्ट गोडसे, जो कि महाराष्ट्र से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे किसी यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए, और उसी समय जो है मेरठ में विद्रोह की क्रांति जो है, यानी कि हम कह सकते हैं विद्रोह जो है वो शुरू हो जाता है। तो माझा प्रवास, मेरा प्रवास,
कौन लिखते हैं? पंडित विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं, मराठी भाषा में लिखते हैं। महाराष्ट्र से ग्वालियर के में एक यज्ञ में भाग लेने के लिए ये आए थे और तभी मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हो गया था। माझा प्रवास। अब इसी माझा प्रवास का हिंदी में भी जो है अनुवाद हुआ। आंखों देखा गदर, अमृतलाल नागर ने लिखा है, ठीक है। और माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद यहां पर आपको दिख रहा है, अमृतलाल नागर लिखा हुआ है आंखों देखा गदर, विष्णु भट्ट गोडसे की वर्णित मुख्य पुस्तक माझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अमर जीवन चरित्र। सारे भारतीय इतिहासकारों की बात कर रहे हैं। अमर जीवन चरित्र क्या है? दुर्गादास बंदोपाध्याय, जो कि एक बंगाली था, बंगाली क्लर्क था, ठीक है ना, इसकी आत्मकथा है ये बरेली में काम करता था, बरेली रुहेलखंड में तैनात था कंपनी की सेवा में, एक क्लर्क था ये, और इसकी आत्मकथा है अमर जीवन चरित्र, जो कि 1857 की क्रांति पर क्या डालती है? प्रकाश डालती है, ठीक है। आइए और देखिए दास्तान ए गदर, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जहीर देहलवी की पुस्तक है। बहादुर शाह जफर का दरबारी लेखक व शायर हुआ करता था ये, लेकिन इसको जो है, इसको विद्रोहियों से कोई सहानुभूति नहीं थी, ये जो है दरबारी षड्यंत्रकारियों के साथ मिला हुआ था। हकीम एहसानुल्लाह खां तथा दरबारी षड्यंत्रकारियों का जो समूह था उसमें शामिल था। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है राना सफवी ने किया है, यानी कि दास्तान ए गदर का, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, दास्तान ए गदर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? राना सफवी ने किया है, राना सफवी ने किया है, याद रखेंगे। दास्तान ए गदर का अंग्रेजी अनुवाद राना सफवी करती है, ठीक है। राना सफवी की एक और पुस्तक है, ठीक है, राना सफवी की एक और पुस्तक है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ए फायरस्टॉर्म, ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज, ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाए, 1857 की क्रांति पर ही है, इसीलिए लिखवा रहा हूं, ए फायरस्टॉर्म, फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज, ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज, ये क्या है? ए नोवेल ऑन 1857 अपराइजिंग, क्या है ये? ए नोवेल ऑन 1857 अपराइजिंग, है ना, यानी कि 1857 की क्रांति के विद्रोह पर यह एक नोवेल है। ए फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज किसका है? ये राना सफवी का है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, राना सफवी का है, याद रखना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अस सोरतुल हिंदीसी, मौलाना फजल हक की पुस्तक है ये। इन्हें विद्रोह में भाग लेने के कारण अंडमान भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में है केसरुत तवारीख, केसरुत तवारीख पुस्तक किसकी है? सैयद कमालुद्दीन की है। सैयद कमालुद्दीन जो है वो बेगम हजरत महल इसके दरबार का ज्ञाता था, यानी कि उसको इसके दरबार की बड़ी ही जानकारी रहती थी, है ना, दरबार की जानकारी रहती थी, दरबारी ज्ञाता था, शाही वैद्यशाला का अधिकारी था ये, और हेनरी इलियट के कहने पर उसने ये पुस्तक लिखी थी केसरुत तवारीख। किसकी है? सैयद कमालुद्दीन की, याद रखेंगे। सारी पुस्तकें 1857 के रिवोल्ट से संबंधित है। दस्तंबो, 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 मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति का कवि शायर, ठीक है, आंखों देखा विवरण भी लिखते हैं। मिर्जा गालिब का नाम है मिर्जा असदुल्ला बेग खान गालिब, ठीक है। फारसी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनकी दैनिक डायरी हुआ करती थी, है ना, तो फारसी में लिखी गई इनकी दैनिक डायरी, क्या नाम है? दस्तंबो, इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर ने इन्हें मुगल वंश का सरकारी इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गालिब का कथन क्या है? आंधी को घास फूस के सहारे नहीं रोका जा सकता, इसलिए अंग्रेज समर्थक हर कोई बेबस है और अपने घर में बैठा घटित घटनाओं पर शोक प्रकट कर रहा है। इन शोकाकुलों में मेरी भी गिनती करे, है ना। ये कुछ कथन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना ये गालिब का ही कथन है। और बाकी गालिब के कथन में आपको पीछे और जो क्लासेस हमने ली है 6 क्लासेस, उसमें बीच में गालिब का पूरा विवरण बता चुका हूँ, पूरा जीवन किस किस पद पर ये रहा था मुगल दरबार में, पूरा क्या क्या लिखा था, सारा मैं आपको बता चुका हूँ, जन्म वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो गालिब की ये बात याद रखना। दस्तंबो क्या है? गालिब की दैनिक डायरी है, ठीक है ना। और बहादुर शाह जफर ने जो है इन्हें सरकारी इतिहास लिखने की क्या दी थी? जिम्मेदारी सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, असबाब ए बगावत ए हिंदी ए हिंद, ठीक है, सैयद अहमद खान की पुस्तक है।
उर्दू की पुस्तक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद एन एसेज ऑन द कजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखिए, ये लिखा है सर सैयद अहमद खान, एन एसेज ऑन द कजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है, याद रखना। सैयद अहमद खान अंग्रेजों का सहयोगी था। विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर यह कार्यरत था, बिजनौर के अंदर, ठीक है ना। चलिए और जानिए इसके बारे में। उनकी रचना सरकशिये जिला बिजनौर में बिजनौर के विद्रोह का वर्णन है। यह भी याद रखना, इनकी रचना है क्या, सरकशिये जिला बिजनौर, और इसमें क्या है, बिजनौर में विद्रोह का वर्णन किया गया है। सैयद अहमद ने W.H. केरी की पुस्तक मुहम्मडन रिबिलियन पढ़ी, जो रुड़की से प्रकाशित होती थी, ठीक है। तो ये एक W.H. केरी की पुस्तक है, मुहम्मडन रिबिलियन, याद रखना, ठीक है ना। चलिए, तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है सैयद अहमद खान की, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वी.डी. सावरकर की, ठीक है। वी.डी. सावरकर ने ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य वी.डी. सावरकर का ये बिल्कुल नहीं था कि भाई 1857 की क्रांति के बारे में बताया जाए। वी.डी. सावरकर ने यह पुस्तक लिखी थी भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए। इसी वजह से यह जो बुक है पूरे ब्रिटिश काल में जो है प्रतिबंधित रही, और इस बुक को जो है छुपा छुपा के जो है भारत भेजा जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता था। बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी पुस्तक में जो है वी.डी. सावरकर 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताने का प्रयास करते हैं। वी.डी. सावरकर की पुस्तक जो कि 1909 में प्रकाशित होती है, मूल रूप से मराठी भाषा में यह है, ये पुस्तक है ना, याद रखना, मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी। इस पुस्तक में विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताने का प्रयास किया गया है। सावरकर का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीयता व देशभक्ति की भावना जागृत करना था, न कि इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह के बारे में बताना। अगर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होगी, राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, तो फिर खड़े होंगे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। चलिए वी.डी. सावरकर आगे देखिए। 1910 में M.P.T. आचार्य और मैडम कामा ने इसका फ्रेंच में अनुवाद किया था, ठीक है। यह पुस्तक भारत में संपूर्ण ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित रहती है, इस कारण इसे पिकविक पेपर्स, स्कॉट्स पेपर्स, डॉन क्विकजोट जैसी पुस्तकों के आवरणों में छिपा कर भेजा जाता था। यानी जो दूसरी बुक्स है उनके आवरणों के अंदर छुपा के इसे भारत भेजा जाता था, है ना, क्योंकि यह प्रतिबंधित पुस्तक थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर, ठीक है, विनायक वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल, याद रखना भाई, ये इस पुस्तक के बारे में क्या लिखते हैं, टाइम के संवाददाता है ना, लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ये पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल की है। इस पुस्तक के बारे में लिखा, किस पुस्तक के बारे में, वी.डी. सावरकर की पुस्तक के बारे में। यह भारतीय विद्रोह का अद्भुत इतिहास है, जिसमें गहन शोध और तथ्यों की भयंकर विकृति का मिश्रण है। इसमें एक महान साहित्यिक प्रतिभा ने राक्षसी घृणा को परोसा है ना। तो यह कथन किसका है, वैलेंटाइन शिरोल का है। किसके बारे में है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक के बारे में है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो भाई उसके बाद में कुछ सामान्य बुक्स जो कि आप अक्सर देखते रहते हैं, जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों 1857 है सुरेंद्रनाथ सेन, ये रही सुरेंद्रनाथ सेन की 1857 पुस्तक। फिर है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मजूमदार, ये रही आर.सी. मजूमदार की पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद में है रिबिलियन 1857 ए सेम्पोजियम, ये पुस्तक ये रही, ये किसकी है, पूरनचंद जोशी की है, पी.सी. जोशी नाम आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये सारी पुस्तकें लिखी गई थी 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि 1957 के आसपास, यानी कि 100 वर्ष पूरे हो चुके थे 1957 के आसपास। सुरेंद्रनाथ सेन ने ये पुस्तक लिखी, रमेश चंद्र मजूमदार ने ये पुस्तक लिखी, पूरनचंद ने लिखी, इसी के साथ में कुछ और राइटर्स है जैसे कि शशि भूषण चौधरी, ये भी पुस्तक लिखते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी देखिए, सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59, शशि भूषण चौधरी, इन्हीं की पुस्तकें हैं। दूसरी है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, ये म्यूटिनी है, जी नहीं है, वाई है, ठीक है, म्यूटिनी, शशि भूषण चौधरी। सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, शशि भूषण चौधरी। उसके बाद में द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1857, सैयद मोहनुल हक, ठीक है ना, याद रखना, सैयद मोइनुल हक, ये रही पुस्तक है।
द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, सैयद मोइनुल हक, है ना, ये मोइनुल है, ठीक है, मोइनुल हक, याद रखना। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति संबंधित। आइए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने रमेश चंद्र मजूमदार को 1857-58 के विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इनका जो है आयोग से अनबन हो जाती है। अनबन होने की वजह से फिर ये काम जो है, इस कार्य को करने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद में यह कार्य सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा किया जाता है। याद रखना, SN सेन है, जो कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार हैं, ठीक है ना, सरकारी इतिहासकार हैं, याद रखेंगे, ठीक है, सरकारी इतिहासकार हैं ये, 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार, है ना, 1857, ठीक है। शशि भूषण चौधरी, अब देखिए हमने ये जो पीछे जितनी भी बुक्स लिखी है, ये देखिए जितनी भी है, सुरेंद्र नाथ सेन की है, रमेश चंद्र की है, पूरनचंद जोशी की है, शशि भूषण चौधरी है, सैयद मोइनुल हक की है, इन सभी का हम, ये देखिए ये पाकिस्तानी थे, ये जो है सैयद मोइनुल हक, ये एक पाकिस्तानी इतिहासकार थे, मैंने बताया ना पाकिस्तानी इतिहासकार, तो ये पाकिस्तानी इतिहासकार थे, और इनकी पुस्तक जो है ये भी पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी से प्रकाशित होती है, ठीक है, याद रखना। ये 1968 लिखा हुआ है इस पर, 1968 की है ये, ठीक है, याद रखना, ये है 1968 की। चलिए, है ना, आइए अब देखिए, अब ये क्या क्या बताते हैं अपनी बुक्स में, ये क्या क्या जिक्र करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने रमेश चंद्र मजूमदार की बात करी, इनको सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी पूरा 1857 का इतिहास लिखने की, लेकिन इनका अनबन होने की वजह से फिर ये काम सुरेंद्र नाथ सेन करते हैं। शशि भूषण चौधरी क्या लिखते हैं, शशि भूषण चौधरी ने अलग अलग स्थानों पर हुए आंदोलनों को गैर सैनिक उपद्रवों की संज्ञा देते हुए उनका संबंध पहले हुए किसान विद्रोह के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक के अंदर जो विद्रोह है उसको क्या बताया, गैर सैनिक उपद्रव बताया और किसान विद्रोह बताने का प्रयास किया है शशि भूषण चौधरी ने। उसके बाद में हमने एक इतिहासकार का नाम पढ़ा था, पूर्णचंद जोशी, ठीक है, ए सिंपोजियम, है ना। तो पूर्णचंद जोशी क्या बोलते हैं, पूर्णचंद जोशी की पुस्तक जो है वो निबंधों का संकलन है, याद रखना, जिसमें 1857 की घटनाओं का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया, इंपॉर्टेंट है। वहीं हमने अभी देखा सैयद मोइनुल हक जो है ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार से मुसलमानों की भूमिका को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 1857 की रिवोल्ट में मुसलमानों की क्या भूमिका थी। तो पाकिस्तानी इतिहासकार हैं सैयद मोइनुल हक, इन्होंने मुसलमानों की भूमिका पर प्रकाश डाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि अवध इन रिवोल्ट 1857, 1858, ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रेसिडेंस, ये किसने लिखी है, रुद्रांशु मुखर्जी ने। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड द इंडियन रेनासिस, RC मजूमदार की है, ये देखिए, ये है मुखर्जी रुद्राक्षु, क्या है, अवध इन रिवोल्ट 1857, 1858, ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस, है ना। द ग्रेट रिबिलियन है अशोक मेहता की। देखिए एक नाम आएगा स्कॉट्स, है ना, तो जो स्कॉट्स है, अभी देखो मैं आपको आगे बता ही देता हूं, एरिक स्टोक्स, है ना, एरिक स्टोक्स नाम है। एरिक स्टोक्स जो है वो अवध पर लिखने का प्रयास कर रहे थे। एरिक स्टोक्स अवध पर लिखना चाहते थे लेकिन वो नहीं लिख पाए किसी कारण से, तो फिर उनका जो अधूरा काम है वो फिर रुद्राक्षु मुखर्जी, यानी कि कहने का मतलब वो अवध पर लिखना चाहते थे, वो नहीं लिख पाए, आगे चलकर अवध पर लिखने का प्रयास किया रुद्राक्षु मुखर्जी ने, याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा एरिक स्टोक्स के बारे में जानते हैं। एरिक स्टोक्स ने औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के क्षेत्रीय स्तर पर पड़े प्रभाव व विद्रोह के कारणों में अंतर संबंधों का अध्ययन किया। यानी कि एरिक स्टोक्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। ये क्या बताते हैं, 1857 के विद्रोह पर जो क्षेत्रीय प्रभाव पड़े, है ना, क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रभाव पड़े उन पर प्रकाश डालने का काम ये करते हैं, अंतर संबंधों को बताने का प्रयास ये करते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, वह दिल्ली के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया और विद्रोह में जनसाधारण की भागीदारी के बारे में बताया है। किन्होंने, एरिक स्टोक्स ने, ठीक है, याद रखना, जनसाधारण की भागीदारी को बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टोक्स ने कई शोध लिखे जो उनकी 2 पुस्तकों में संकलित है। यानी कि शोध पत्र लिखते हैं ये और फिर उन्हें जो है अपनी बुक्स के अंदर संकलित कर देते हैं। इनकी 2 बुक्स का नाम क्या है, स्टोक्स की 2 बुक्स का नाम क्या है, देखिए, द पीजेंट एंड द राज, स्टडीज इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट रिबिलियन इन कॉलोनियल इंडिया 1978। उसी के साथ में द पीजेंट आर्म्ड इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो संपादन हुआ ये स्टोक्स की मृत्यु के बाद लगभग 1986 में होता है, जो कि C.A. बेली के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, C.A. बेली द्वारा किया जाता है, याद रखना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, स्टोक्स ने विद्रोह का एक कारण ईर्ष्या की भावना को भी माना है।
ईर्ष्या की भावना का मतलब है ये मानते हैं कि भाई कुछ किसान ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुके थे और कुछ किसान ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, तो आपस में द्वेष और ईर्ष्या की भावना आ जाती है। इसको भी एक विद्रोह का कारण माना है स्टोक्स ने। ठीक है, उनके अनुसार विद्रोह पश्चिम क्षेत्र यानी ग्रांड ट्रंक रोड से दूर के प्रदेशों में अधिक उग्र था, ज्यादा भयंकर उग्र था, है ना, पश्चिम क्षेत्र में। याद रखना, पूछ लिया जाए कि पश्चिम क्षेत्र में उग्र विद्रोह की बात कौन करता है, तो स्टोक्स करते हैं। स्टोक्स अवध पर काम नहीं कर पाए। ठीक है, इस कार्य को फिर किसने किया, रुद्रांशु मुखर्जी ने किया। पीछे हम इनकी पुस्तक देख चुके हैं, अवध रिवोल्ट वाली, याद रखना। इसी के साथ अगर हम बात करें सबल्टन इतिहासकारों की, तो उसमें देखिए रणजीत गुहा ने इसे एक प्रकार से किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यानी कि सबल्टन इतिहासकारों में रणजीत गुहा ने किसान विद्रोहों के प्राथमिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में रणजीत गुहा जो लिख रहे हैं वो एक किसान विद्रोह के पहलुओं को जो है सुलझाने का प्रयास करें, किसान विद्रोह के रूप में लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए सबल्टन इतिहासकार है और वो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करते हैं, किसान वर्ग की, दलित वर्ग की, आम लोगों की बात करते हैं। और इन्हीं में एक और सबल्टन इतिहासकार है गौतम भद्रा। गौतम भद्र ने एक लेख लिखकर विद्रोह में 4 साधारण नेताओं के बारे में बताया है, जैसे कि बरोत तहसील में जमींदार शाहमल के बारे में बताते हैं, मथुरा जिले के खुदकाश्त किसान देवी सिंह के बारे में बताते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में कोल आदिवासी नेता गोनू के बारे में बताते हैं, और अहमदुल्ला शाह की भूमिका का अध्ययन करते हैं ये। ठीक है, तो गौतम भद्र जो कि सबल्टन इतिहासकार हैं, और ये जो हैं ये विद्रोह में 4 साधारण नेताओं, है ना, साधारण नेताओं की बात करते हैं। 4 साधारण नेताओं, ये नाम है, देख लेना। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह में इन 4 साधारण नेताओं को उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, गौतम भद्रा द्वारा। कौन से सबल्टन इतिहासकार हैं जो इन 4 का उल्लेख करते हैं, गौतम भद्रा के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये हो चुकी है महत्वपूर्ण सारी पुस्तकें। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक पुस्तक और है शायद, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना, मैं लिख के आया हूँ। एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द म्यूटिनी। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नाम है, राइटर है चार्ल्स बेल, है ना। तो अब इस नाम से और बहुत सारी बुक्स आ चुकी है, तो मैंने वो नहीं लिखी है यहाँ, फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लेना, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी चार्ल्स बेल द्वारा लिखी गई है। चलिए, ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, कुछ ब्रिटिश बुक्स मैंने आपको बता दी है ना। टी.आर. होम्स की बुक्स बता दी है। मार्क्स और एंजल्स की आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मार्क्स है वो सबसे पहले 1857 का विद्रोह का जो है वो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में एक लेख लिखता है, भारतीय विद्रोह। न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के अंदर एक लेख प्रकाशित होता है इनका, भारतीय विद्रोह। उसके बाद में फिर ये पुस्तक लिखते हैं जो कि यहाँ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857-59, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखक है, बाकी सारे फिर जो है भारतीय इतिहासकार है। ठीक है, और कुछ लास्ट में कुछ और जो है पाकिस्तानी और कुछ और विदेशी इतिहासकारों के बारे में, जैसे स्टोक्स के बारे में बताया है ना, वो कुछ अन्य विदेशी इतिहासकार है। तो लगभग जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें हो चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको प्यारे बच्चों अच्छी लगी होगी, है ना। यहाँ से मेरा वादा है प्यारे बच्चों, क्लास अगर क्वेश्चन आता है बुक्स का तो यहाँ से जरूर बुक्स पूछी जाएगी। इन बुक्स को अच्छे से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, लिख लो, और परीक्षा में अपने 1-2 नंबर जो है वो पक्के कर लो। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।